तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में रहने वाला है ये है सेट नंबर 6 और इस वीडियो में कवर करेंगे हम इसकी जनरल अवेयरनेस और हम करेंगे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेज 13 या कह सकते हैं जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन जो मुश्किल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। ये है सेट नंबर 6। इसको हम पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं फिर इसको करेंगे फुल मॉक की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन पॉज करना है, वीडियो को खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ऐसे करते करते आपको पूरा सेट ये कवर करना है जीएस का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? द थ्री एम्परर्स लीग इन 1873 वॉज आल्सो नाउन हैज। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1873 के 3 सम्राटों के संघ इंग्लिश में बोलते हैं थ्री एम्परर्स लीग को ड्राइक सिरबन संधि के नाम से जाना जाता था। और ध्यान रखेंगे यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के सम्राटों के बीच एक गठबंधन था जिसका उद्देश्य यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ड्राई क्या बोलते थे इनको, ड्राई कैसिर बंद संधि। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? आपको ध्यान रखना है पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक आलोचक थे जो मुगल सम्राट शाहजहां और जहांगीर के दरबार में दोस्तों राजकवि का काम करते थे और उन्होंने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ठीक है, शाहजहां। जहांगीर, अगर शाहजहां की ऑप्शन की जगह जहांगीर होता तब भी राइट आंसर क्या होता, फिर जहांगीर होता। ये इन दोनों के दरबार में क्या थे, राजकवि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इंग्लिश में द एबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज गिवन बाय। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट एडम स्मिथ। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ ने इसको दिया था, गिवन बाय एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, उनकी फेमस बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। इसमें कराधान के 4 सिद्धांतों का उन्होंने वर्णन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और उन्हीं में से एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है सामर्थ्य का सिद्धांत या कह सकते हैं इंग्लिश में एबिलिटी, द एबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। ध्यान रखना आपको, विश्व आर्थिक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये जारी करता है आईएमएफ। कौन प्रकाशित पब्लिश करता है? आईएमएफ। ध्यान रखना आपको। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों वर्ष में 2 बार इसको जारी किया जाता है, अप्रैल और अक्टूबर में। राइट आंसर होगा दैट इज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या कह सकते हैं आईएमएफ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द्रुत स्फीति को और किस नाम से जाना जाता है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज आल्सो नाउन एज। आपको ध्यान रखना है द्रुत स्फीति इंग्लिश में बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसको अतिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों ध्यान रखेंगे मुद्रास्फीति का वो गंभीर रूप है जिसमें कीमतें बहुत तेजी से, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। प्राइस में 20% से लेके 100% या उससे भी ज्यादा अधिक हो जाता है प्राइस। और इसको इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजर माना जाता है। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ज्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं उनके ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसे कहते हैं, राइट आंसर होगा दैट इज अतिस्फीति या इंग्लिश में बोलेंगे इसको हाइपर इन्फ्लेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 और सूची 2 को प्रावधान से मिलाए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 दोस्तों आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये भारतीय संविधान के समानता के अधिकार से संबंधित है जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो इसका आएगा पहले का कानूनों का समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता, मतलब कि चौथा आएगा। आर्टिकल 14 का क्या आएगा दोस्तों, ए का आएगा चौथा, फोर्थ। उसके बाद आर्टिकल 15 ध्यान रखेंगे आप,
धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो इसका आएगा फिर सी, मतलब कि तीसरा, धर्म, जाति और लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है, ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को सुनिश्चित करता है। इसका आएगा दूसरा, 16 का सेकंड आएगा। उसके बाद आर्टिकल 17 दोस्तों कहता है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में एक इसके अभ्यास को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो इसका आएगा फिर कौन सा बच गया, ये वाला, अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसके अभ्यास पर रोक। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ प्लेटो इज प्राइमरली ए ट्रीटाइज ऑन जस्टिस? इस पुस्तक का नाम है ऑप्शन थर्ड, द रिपब्लिक। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्लेटो की प्रसिद्ध फेमस कृति है द रिपब्लिक, हिंदी में बोलेंगे गणतंत्र। ये मुख्य रूप से न्याय के सिद्धांत पर केंद्रित है और इसे न्याय का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट शोध प्रबंध माना जाता है। इस पुस्तक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य और उसमें न्याय की अवधारणा को विस्तार से समझाया है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज कौन सी बुक है, द रिपब्लिक या कह सकते हैं गणतंत्र। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, पौंड सिल्क या हिंदी में इसको बोलते हैं जल रेशम। इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पाइरो गायरा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्पाइरो गायरा हरे शैवाल का एक वंश है जो तालाबों और झीलों में मीठे पानी में पाया जाता है। इसे पौंड सिल्क या जल रेशम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके तंतु में म्यूसिलेज का सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से यह रेशम है चिकनी और फिसलन भरी बनावट को प्रदान करता है। ठीक है, जो कपड़े चिकने चिकने होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, किसकी वजह से होता है, म्यूसिलेज का सीक्रेशन की वजह से इसमें से क्या होता है, म्यूसिलेज का निरंतर स्त्राव होता है, जिसकी वजह से रेशम में चिकनी और फिसलन भरी बनावट ये देता है। दैट इज स्पाइरो गायरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पौंड सिल्क। ध्यान रखना आपको, पौंड सिल्क, स्पाइरो गायरा, पौंड सिल्क, स्पाइरो गायरा। क्वेश्चन नंबर 34, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहां पाया जाता है? द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हेपेटिक मीन या हिंदी में बोलेंगे यकृत सीरा में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से यकृत या लीवर में होता है, जो अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थों की जो दोस्तों जहरीलापन है उनको कम कर देता है, कम जहरीले पदार्थों में उनको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स में। और ध्यान रखेंगे, लीवर से निकलने वाली रक्त वाहिका जिसे बोलते हैं यकृत सीरा और इंग्लिश में बोलते हैं हेपेटिक वेन, यकृत में बने उस यूरिया को हृदय की ओर ले जाती है, इसलिए यकृत सीरा में यूरिया की सांद्रता सबसे अधिक होती है, कंसेंट्रेशन। ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यकृत सीरा में या कह सकते हैं हेपेटिक वेन में। क्वेश्चन नंबर 35, लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? इसका यूज होता है लाइसीमीटर का इवेपो ट्रांसपीरेशन में। इवेपो ट्रांसपीरेशन में ये प्रोसेस होती है जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं या कह सकते हैं मिट्टी से जो जल होता है दोस्तों वो उसके वेपर बन जाते हैं और किसमें चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। उनकी क्वांटिटी को मापने के लिए दैट इज किसका यूज किया जाता है, लाइसीमीटर का, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सॉल्यूशन? जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल अक्षारक है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा ये होगा, ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है डाइथाइलामाइन। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 ट्वाइस 4NH। इसमें देखो दो एथिल ग्रुप है दोस्तों जो क्या करेंगे, एज कंपेयर टू
एथिलामाइन, इसको अधिक प्रबल बनाते हैं और इसकी जो बेसिसिटी है इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी नाइट्रोजन पर इंक्रीज हो जाती है, जिससे इसकी बेसिसिटी का जो करेक्टर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन पे, जिससे बेसिक जो करेक्टर है इसका वो इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू इथाइलामाइन। और साथ ही साथ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इसमें एज कंपेयर टू ट्राई इथाइलामाइन से कंपेयर करें तो, क्योंकि देखो लेस हिंड्रेंस का मतलब ये है कि जो रिएक्शन है ये धीरे धीरे रिएक्शन करेगा और सोल्वेशन की तरह रिएक्ट करेगा। सोल्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी कह सकते हैं रिएक्टेंट कितना अच्छे से डिजोल्व होता है आयंस के साथ, उसे कहते हैं सोल्वेशन। तो ये यहाँ पे दोस्तों इसका जो करेक्टर होता है बेस्ट बेसिक होता है, ध्यान रखेंगे हैज कंपेयर टू ऑल। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज डाइथाइलमाइन। ठीक है, ये क्या है, बेस्ट बेस है इन एक्वा सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा, ये कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को हिंदी में बोलेंगे हजारों झीलों की भूमि या लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को, क्योंकि इस देश में दोस्तों झीलों और नदियों का जाल बिछा हुआ है और देश के आकार की तुलना में यहाँ बहुत सी अधिक अन्य देशों के से कंपेयर करें तो बहुत सी झीलें हैं। दैट इज इसलिए इसको कहा जाता है फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि या लैंड ऑफ 1000 लेक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में मार्शल लॉ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित किया गया है। दोस्तों स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ध्यान रखेंगे आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 33 है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति से संबंधित है, ना कि मार्शल लॉ शब्द की परिभाषा से। ये गलत है। सेकंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ लागू होने के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है अपने आप में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 संसद के किसी ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने दौरान व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए की गई कार्यवाही के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति देता है, जहां मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राइट आंसर होगा बी करेक्ट है, ए गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था। ध्यान रखना है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था 1878 में, 1878 में, और इसको डिजाइन किया था ऑप्शन फर्स्ट फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवनसन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 10 प्रमुख प्रकार के मृदा समूह की पहचान की है। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी के जो ग्रुप्स हैं उनकी पहचान की है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। पहला, मृदा संरचना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने बनावट, संरचना, रंग, पीएच मान और छिद्रता के आधार पर 10 प्रकार के मिट्टी समूह की पहचान की है। उनमें से जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, ये सब भी शामिल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा यहाँ पे मिट्टी के दाने का आकार ये नहीं होगा, मिट्टी खामोश पदार्थ ये नहीं होगा, मिट्टी संरचना आएगा। ठीक है, दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो इनमें कौन सा शामिल है? ए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, यदि घर की सफाई की सेवाओं के लिए मांग वक्र डी बराबर है 45,000 माइनस 21P को आपूर्ति वक्र एस बराबर है 15,000 प्लस 9P संतुलन मात्रा ज्ञात करें। अब आपको निकालनी है संतुलन मात्रा। संतुलन मात्रा दोस्तों ज्ञात करने के लिए आपको संतुलन में मांग की गई मात्रा मतलब कि डी, आपूर्ति की गई मात्रा मतलब एस बराबर होती है। कंडीशन क्या होती है? दोनों बराबर होते हैं। तो उसके लिए मांग वक्र डी की वैल्यू क्या है? ये है। और यहाँ पे एस की वैल्यू दोस्तों क्या है? एस की वैल्यू ये है। इनको इक्वल करेंगे तो ये आएगा 45,000 माइनस 21P
बराबर होगा 15,000 प्लस 9p। अब देखो यहां से संतुलित कीमत मतलब p की वैल्यू आएगी। अब ये उस साइड जाएगा, माइनस होगा, 30,000 होगा। और ये इस साइड आएगा दोस्तों, 30p होगा। इससे एक कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आई? संतुलित कीमत बैलेंस प्राइस क्या है दोस्तों? 1,000। p की वैल्यू 1,000 और आपको बताना क्या है? संतुलित मात्रा बतानी है आपको, मतलब कि आपको बतानी है बैलेंस्ड क्वांटिटी। बैलेंस क्वांटिटी दोस्तों संतुलित मात्रा, इसको बोल दो क्यू। यहां से निकालो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, कोई भी पुट कर दो। 1,000, 9,000, 15,000 प्लस 9,000, ये आएगा 24,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य के आनुपातिक होती है उसे कहा जाता है। मतलब कि मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक तो उसे बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वेबलिन वस्तुएं। वेबलिन वस्तुएं या वेबलिन गुड वो होती हैं जिनकी मांग प्राइस बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, ये होती है अनुपातिक। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। बाकी इन सभी में क्या होता है? आपस में अपोजिट रिलेशन होता है, लेकिन अनुपातिक किसमें होता है? वेबलिन गुड में। ठीक है, वेबलिन गुड्स में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। हिंदी में बोलेंगे वेबलिन वस्तु। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्य बताना कौन सा है। पहला कहता है मतदाता सूचियों को ठीक करने और मतदाताओं सेवाओं को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने नए उपाय शुरू किए हैं। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये उपाय मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार द्वारा बताए गए सुधारों का हिस्सा है। ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? इस गैस का नाम है ध्यान रखना आपको, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों एक ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है ये, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। ध्यान रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में लंबे समय तक रहती है और ओजोन परत के को इरोजन करती है, मतलब कि धीरे धीरे खत्म कर देती है ये। और ये रिएक्शन कर देती है क्लोरीन और ब्रोमीन, बहुत सारी केमिकल्स के साथ, और जो ओजोन को क्या कर सकती है? बिल्कुल ही नष्ट कर सकती है, खत्म कर सकती है। दैट इज नाइट्रोन सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, मूला मुठ्ठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा, ये है पुणे। ध्यान रखेंगे आप, मूला मुठ्ठा नदियों के तट पर पुणे शहर स्थित है, और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मूला मुठ्ठा नदियों के संगम पर बसा हुआ है। राइट आंसर होगा दैट इज, कौन सा शहर है दोस्तों? मोस्ट फेमस आईटी सिटी है ये एक, पुणे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है? आपको ध्यान रखना है, अमरकंटक से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे कि नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी भी दोस्तों ध्यान रखना आपको कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। बाकी ये दोनों नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र से। ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ओनली एक ही है। महानदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अगर ऑप्शन में होता नर्मदा नदी, ठीक है, तो तब भी ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? ये भी अमरकंटक से निकलती है। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, सूची वन और सूची दो को संबंधित युग्म का मिलान करें। व्यक्ति नियुक्ति पद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इनको नियुक्त किया गया है कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण अधिकारी। पहले का आएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। चौथा, प्रकाश मगदुम, आपको ध्यान रखना है, इनको नियुक्त किया गया है। इसका आएगा प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का अधिकारी। आलोक जोशी, आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। इसका आएगा सेकंड। और प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो का। इसका आएगा सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी करने हैं, यहाँ से आपके करंट अफेयर भी कंप्लीट हो रहे हैं। आपको प्लीज टेक इट सीरियसली और प्रैक्टिस करें दोस्तों, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है। और हम आपको वही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बन सकती है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से। और हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं। वरना डिजिटल बोर्ड पे कई बार आप देखते हो वीडियो, 20 क्वेश्चन इंसान करवाएगा, कोई टीचर आएगा 20 क्वेश्चन कराएगा डिजिटल बोर्ड पे, वो 1-1.5 घंटा खराब कर देगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट आप इसको मॉक टेस्ट की तरह लीजिए, खुद से पोज करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, डैश डैश के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है, और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई उष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये कहता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम कहता है डेल यू बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी में जो हुआ वेरिएशन या परिवर्तन हुआ है वो बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, दी गई हीट, प्रोसेस में दी गई हीट और किए गए वर्क के बराबर होता है, इनके सम के बराबर होता है। ठीक है, यही कहा है सिंपल लैंग्वेज में, मैंने बता दिया। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 27 भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। और ये प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए विशेष रूप से विनियोजित की जाती है। ठीक है, दैट इज, ये क्या है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? ध्यान रखना है दोस्तों, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।